नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के। मैथ्स पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं, और या ये कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं या नए क्वेश्चंस बनते हैं, जो इन 50 क्वेश्चनों में से ये हम कंबाइन किए गए। सभी किताबों का निचोड़, सभी पेपर का निचोड़, ये 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जहां से आपके 5 से लेके 8 नंबर जो है मैथ्स पेडागोजी में कंफर्म हो जाएंगे। तो ये इतने नंबर कंफर्म जिनको भी करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करें। तो ये पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सिंपल सा प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? निगमन विधि, आगमन विधि, दोनों, या व्याख्यान विधि? देखिए, आगमन जो होती सभी लोग जानते हैं उदाहरण से नियम की ओर चलती है। निगमन विधि अर्थात नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इतना तो सभी सिंपल से जानते होंगे अगर तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त जो विधि हमारी कहलाती है वह आगमन विधि अर्थात उदाहरण से नियम की ओर। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से अपना कमेंट कर देना है, फीडबैक दे देना है। और साथ ही साथ ये भी आपको कमेंट करना है कि टॉप 50 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, टॉप 50 क्वेश्चंस में आपका फीडबैक क्या है। चलिए शुरुआत करते, बात करेंगे आपके सेकंड क्वेश्चंस की। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? ऐसी विधि का नाम बताना जिसमें छात्र जो है ज़्यादातर अधिक सक्रिय रहते हों। वह विधि आपकी कौन सी है? क्या वह प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, प्रयोजन विधि है, संश्लेषात्मक विधि है? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए, चारों विधियां आपकी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम की या अदर टीटी एग्जाम की बात करता हूँ। देखिए, ऐसी विधि जिसमें छात्र अधिक सक्रिय हो। अब आप स्वयं सोचिए, जब आप बचपन में पढ़ रहे होंगे, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कर रहे होंगे, तब आप सोचिए कि नवीन तत्वों की खोज कहाँ पर की जा सकती है। तो नवीन तत्वों की खोज प्रयोगशाला में की जा सकती है, अर्थात प्रयोगशाला विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं अब इनके द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जाती है। तो प्रयोगशाला विधि इज द राइट आंसर। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है आपके एग्जाम के जैसे। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या आपके वराय मिरी है, रामानुजन है, आर्यभट्ट है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो 10 गीतिका ग्रंथ गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? सभी जानते हैं वह आर्यभट्ट है। तो रामानुजन कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, गणित में रामानुजन जी का क्या योगदान है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह फीडबैक करते रहिए। बात करेंगे प्रश्न की कि गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? जी हाँ दोस्तों, जो गणित विषय की पाठ्यपुस्तक होती है वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? क्या वह आपकी संश्लेषण विधि है, आगमन विधि है, प्रयोगात्मक विधि, या प्रदर्शन विधि है? सभी इंपॉर्टेंट विधियाँ ध्यान दीजिएगा, सारी विधियों को आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो बता दीजिएगा, डिटेल्स हम आपको बता देंगे, या बुक से आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, सारे सिद्धांतों का निचोड़ हम आपको लेकर आएंगे अगली क्लास, अगला वीडियो, अगला कंसेप्ट। तो गणित विषय की पाठ्यपुस्तक जिस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है वह हमारी विधि कहलाती है संश्लेषण विधि। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, इसके बाद ही आपको फीडबैक करना है। दोस्तों, इनमें से एक गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य बताना है। संकीर्ण उद्देश्य बताना है, चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना, छात्रों की सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना, कथनों की सच्चाई झूठ का तर्क देने के लिए छात्रों की क्षमता विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत भी करते हैं। तो इनमें से गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य यही हो सकता है, क्या हो सकता है कि संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना। किसके व्यवहार में? संख्या और संख्यात्मक के संचालन व्यवहार में अगर बच्चों को, बालक बालिकाओं को, छात्रों को, छात्राओं को कुशल बनाना है तो यह हमारा गणित शिक्षण का संकीर्ण कार्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक
दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिसके साथ शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों को चुन सकते हैं या योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चे के पास होना चाहिए। और ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यह जो पाठ्यक्रम होता है, इस पाठ्यक्रम में सुधार लाना, कक्षा के भीतर बाहर अधिनियम जो अधिगम होता है उनके अनुभव को लाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये भी कहा गया है कि गणित के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणितीय शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। अब ये प्रश्न आ सकता है, बन सकता है कि गणित के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणितीय शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है, किसके अकॉर्डिंग है? आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, या एनईपी 2000 जो 20 है 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है एनसीएफ 2005, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले वराहमिहिर, रामानुजन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। आपके अनुसार कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए? आपकी तैयारी के अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो दोस्तों, रेखा गणित को जिसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया और वो कोई नहीं, आपके ब्रह्मगुप्त कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अपने माइंड की मेमोरी में एक एक क्वेश्चन के आंसर को सेव करते जाना है। दोस्तों, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? बोलने सिखाने में, लिखने में, गिनती में, हस्तलेख। देखिए, अबेकस अबेकस किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके लिए होता है, ये सभी लोग बताइए। तो अबेकस जो होता है गिनती सिखाने में कार्य किया जाता है। क्या होता है? गिनती सिखाने में इसका कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व क्या होता है? देखिए, प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की बात करेंगे, 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। ये 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए गणित शिक्षा का महत्व किस प्रकार में होता है? क्या वह सांस्कृतिक रूप में होता है, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, या आध्यात्मिक रूप में होता है? सभी लोग बताइएगा। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व होता है वह आपके दोस्तों व्यवहारिक रूप में होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत भी कर रहे हैं। बात करेंगे प्रश्न की। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग स्कूल गणित ऐसी स्थिति में होता है जहां गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा है, बच्चों को दैनिक अभ्यास द्वारा सभी अवधारणाओं को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, या बच्चे श्रोता है और शिक्षक एक सक्रिय कथावाचक है, या बच्चे सूत्रों के कोरस ड्रिल में शामिल होते हैं और परीक्षा में प्रदर्शन का दबाव बनाते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल गणित ऐसी स्थिति में होता है जहां गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा, एक पार्ट होता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम के वजह से संभावित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसे हम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो समझ कर जाइएगा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन निहित होता है। देखिए, जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह आपका किस में निहित होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, समान उद्देश्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग भली बात जानते समझते हैं कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में जो निहित होता है वह होता है प्राप्त उद्देश्य में होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। दोस्तों, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा है? सभी लोग जानते हैं, डटन ने कहा है। ये कई बार हम मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर में प्रश्न कर भी चुके हैं। और आपने मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर नहीं अटेंड किया तो जाइए चैनल को विजिट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यूज में जाइए, आपको सारी वीडियोज़ क्लासेज मिल जाएंगी। क्योंकि शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है, केवल शिक्षक से संबंधित, टीचर से संबंधित, आपकी तैयारी से संबंधित ही यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्लासेज मिलती है। बात करेंगे प्रश्न की। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह किसने कहा? तो और कोई नहीं, डेविड व्हीलर ने कहा था। डेविड व्हीलर ने क्या कहा कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितकरण कैसे किया जाए। डेविड व्हीलर की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? देखिए, कोई भी गणितीय ज्ञान है, इसका अगर प्रमुख रूप से उपयोग की बात करें, उपयोगिता, यूजफुल की बात करते हैं, किस सब्जेक्ट में होता है, तो वह आपका होता है, सभी लोग जानते हैं, गणितीय अर्थात साइंस से रिलेटेड है, तो विज्ञान ही होता है। और सी टेट में जो सेकंड पेपर होता है, सभी लोग जानते हैं, साइंस ग्रुप में। साइंस ग्रुप में अपना मैथ्स और आपका बायोलॉजी वाले होते हैं। फिर आपके एसएसटी होता है जिसमें बीए, बीकॉम वाले आ जाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं, समझते हैं। आइए बात करेंगे प्रश्न की। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित होता है? क्या है? आपके बेकन है, मॉरिसन है, प्लेटो है, इनमें से कोई नहीं। कुछ बहुत बुद्धिजीवी लोग भी होंगे, बोलेंगे बहुत बहुत सरल प्रश्न है, तो कमेंट करके बताते भी जाइए भैया आपको आंसर मालूम है। आंसर बताने के बाद आपको पता चले फिर लगे कि सरल है, वो हम नहीं मानते। हमारे आंसर बताने के पहले, आप क्वेश्चन हमने किया, ऑप्शन पढ़ने के पहले आपका जवाब आ गया, तब हम जानते हैं कि आप उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इसलिए कमेंट करते रहिएगा। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित होता है? तो ये दोस्तों मॉरिसन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और किसी भी प्रश्न पर अगर आप डाउट हो रहा है, किसी भी आंसर पर डाउट हो रहा है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर दोनों हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह किसका कथन है? ये दोस्तों प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने ये कहा कि जो छात्र गणित नहीं समझ सकते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, प्लेटो ने कहा है। क्योंकि ये वैसे गलत है, नहीं समझ सकते, उनको कोशिश की जानी चाहिए, उनको वहाँ पे जाना चाहिए। हो सकता है पाठशाला में जाने के बाद जो है बच्चे समझे, ठीक है। तो अपनी अपनी जो स्टेटमेंट है, वो परिभाषाएं हैं, जो कहावतें हैं, वो उन्होंने किया है, मनोवैज्ञानिक हैं और अपने अपने पक्ष उन्होंने रखा है। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? देखिए, गणित शिक्षण की ऐसी विधि आपको बताना है जिस विधि द्वारा कमज़ोर छात्रों को लाभ मिलता हो। क्या भाई? निगमन है, आगमन है, खोज है, संश्लेषण। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आसान सा जवाब भी है, लेकिन आपका जवाब देखते हैं कितना आसान और कितना कठिन तरीके से आप लोगों को आता है। तो गणित शिक्षण विधि के जिस विधि द्वारा कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता वह कहलाता है संश्लेषण। मतलब संश्लेषण मतलब क्या होता है? अगर हमारे पंजे खुले उसको मुट्ठी में बांध लिया जाए। और विश्लेषण क्या होता है? हमारी मुट्ठी बंद है उसको खोल दिया जाए, वो हो गया विश्लेषण। हमारी मुट्ठी खुली हुई है, पंजा है, लेकिन उसको बांध लेते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, उसी को ही संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि होती है? देखिए, तार्किक प्रतिपादन यहाँ पे समझ लीजिएगा। गणित शिक्षण की ऐसी विधि जो तार्किक प्रतिपादन की विधि कहलाती है वह हमारी कहलाती संश्लेषण विधि होती है। जी हाँ दोस्तों, नोट करते जाइएगा। एक एक प्रश्न को नोट, जितना ज़्यादा नोट करेंगे, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे, आपके एग्जाम की वजह से बेस्ट रहेगा। दोस्तों, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? देखिए, जिस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाए, अर्जित ज्ञान, वह हमारा कौन सा कहलाता? वह कहलाता विश्लेषण विधि। विश्लेषण किस लिए अर्जित ज्ञान स्थायी होता? क्योंकि देखिए, जो विधियाँ होती हैं, जो मैथ्स होता है, वो विश्लेषण द्वारा बताया जाता है। मतलब उसको उदाहरण देकर, नियम बताकर, सारा कुछ, मतलब पार्ट वाइज पार्ट डिटेल। मान लो कोई एक, जैसे मैं था ना, मुट्ठी बंद है, उसको खोल दिया जाए तो 5 उंगलियों में डिवाइडेशन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बट जाता है, वही विश्लेषण है। क्योंकि अगर कोई एक नहीं सीख सकता है, मुट्ठी बंद है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 5 बार में। एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको 5 दिन में डिवाइड कर दीजिए। एक महीने में नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको 5 महीने में डिवाइड कर दीजिए। ये होता है विश्लेषण, ठीक है। देखिए, विश्लेषण समझ लेते हैं। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना, इकट्ठी की गई वस्तु को भागों को अलग अलग करके उनकी परीक्षण का विश्लेषण करना। दूसरा यह होता है, यह एक अनुसंधान विधि होती है। विश्लेषण कैसी विधि है? एक अनुसंधान विधि होती है जिसमें जटिल से सरल और अज्ञात से ज्ञात के निष्कर्ष के अनुमान की ओर बढ़ा जाता है। तो किससे? जटिल से सरल की ओर। अगर मुट्ठी बंद है तो जटिल है, उसको खोल दिया जाए। मतलब उसको अगर कठिन लग रहा है तो उसको कई भागों में डिवाइडेशन कर लीजिए, छोटे छोटे पार्टों में, तो आपका आसान हो जाएगा। अज्ञात है क्योंकि जटिल है, मुट्ठी बंद है, नहीं जानते हैं, तो मुट्ठी खोल देंगे तो जानने लगेंगे, तो ज्ञात से अज्ञात हो जाएगा। तो ये अनुमान, ये होता है हमारे विश्लेषण विधि के। ये भी आप लोगों को नोट करते जाना है। कई सारी चीज़ें अपनी भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अपने तरीके से समझें तो ज़्यादा आसान होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। बात करेंगे प्रश्न की। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न करती है? प्रश्न को रिपीट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न करती है? वह अब क्या बताना है? निगमन विधि द्वारा, आगमन विधि, या दोनों विधियों द्वारा? तो इसमें देखिए आगमन विधि होगा,
क्योंकि आगमन विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न होती है। आगमन मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। इसमें क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न होती है, वह आपकी आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों ये किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं। जी हाँ, ये कथन आपको बताना है। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं। किसका कथन है? मेकन तथा राविस का कथन है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसको नोट कर लेना है। दोस्तों किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? कोई दो परिमेय संख्या है, उसके मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी चीज़ें बनना चाहिए। ठीक है, आइए बात करेंगे प्रश्न की। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। जी हाँ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 12, 16, 28, 34। तो ये जानना जरूरी, प्रथम हमारे 5 अभाज्य संख्या कौन कौन से है? पहला 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद आपका कौन होगा? 7, 11 और कौन होगा? सभी लोग बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ये जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न मेरे हिसाब से, इसलिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। और इस क्वेश्चन से आपका जो लेवल है वो भी हमें पता चल जाएगा कि जो आपका ये तो पेडागॉजी का पार्ट हो गया, जो कंसेप्ट का पार्ट है वो आपसे कितना बन रहा है, इस क्वेश्चन से हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत इजीली है। गणित किस खाली स्थान का विज्ञान है? गणित किसका विज्ञान होता है? तो गणित अंतरिक्ष, गणना, संख्या या उपरोक्त सभी। सभी लोग बताइए, गणित किसका विज्ञान कहलाता है? तो गणित गणना का भी है, संख्या का भी है और अंतरिक्ष भी हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो गणित का उपयोग नहीं करता। अधिकांश जो अवधारणाएं हैं प्रयोग और अवलोकन से विकसित हुई हैं, लेकिन गणितीय संख्याओं के उपयोग द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में जो है स्थापित की गई हैं। और गणित संरचनाओं का अध्ययन, जैसे शब्द संरचना, इसका अर्थ होता है व्यवस्थित रचना, विन्यास, रूप, क्रम प्रणाली, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था के दौरान बच्चा जो होता है प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्नात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को जानने की कोशिश करता है। ये चीज़ जानना भी जरूरी होता है बच्चे की प्रारंभिक अवस्था। अगला है अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि दैनिक जीवन के कार्य में उपयोग लाना, मजदूरी व्यवसाय में भी होता है और व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। भैया 2+2 जोड़ेंगे, मान लीजिए दैनिक जीवन में होता है, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी है जोड़ना, कहीं दो ले आओ, 2 चम्मच लाओ, 4 कटोरी लाओ। घर में भी होता है, आज आधा किलो बनाना है चावल, आज सब्जी 1 पाव लेना है, टमाटर 1 किलो लेना है। ठीक है, मजदूरी में भी होता है, 100 रुपये आज की मजदूरी हुई, 500 रुपये मजदूरी हमने किया, 10 दिन काम किया, 7 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, ये सारे होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ये भी हमने आपको बता दिया, तो आपको डाउट भी आपके क्लियर हो गए। दोस्तों गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये किसने कहा था? तो सभी लोग जानते हैं गणित की उन्नति वृद्धि जो देश की संपन्नता से संबंधित होती है, और कोई नहीं, आपके नेपोलियन ने कहा था, नोट कर लेना है। आइए बात करेंगे प्रश्न की, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? देखिए उच्च कक्षाओं में गणित शिक्षण विधि आपकी निगमन विधि होनी चाहिए, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर, और निम्न कक्षाओं में आगमन विधि होनी चाहिए। गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बीज गणित, अंकगणित, रेखा गणित या उपरोक्त सभी। तो गणित की सबसे जो प्राचीन शाखा होती है वह हमारी कौन सी कहलाती है? वह दोस्तों हमारी कहलाती है अंकगणित। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए सभी लोग समझ गए होंगे। और सभी लोग जानते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर हम जो हमारी विधि चली जाती है वह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना है। तो अज्ञात है इसलिए हम यहाँ पे निगमन विधि हमारी हो जाएगी, और अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है तो फिर आगमन। अज्ञात है मतलब निगमन, ये नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें दिए गए जो तथ्य होती, घटनाएं होती, उनके निरीक्षण या विश्लेषण द्वारा समान नियमों अथवा
सिद्धांतों का निर्माण किया जाता हो, आगमन विधि होती है। और इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से समान की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगमन निगमन दोनों चीज़ें आपने समझ लिया। और अगला है किस विधि का में उदाहरण से सबसे पहले दिया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं वह आपकी आगमन विधि जिसमें उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। और रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो ये भी आप लोग जानते हैं। रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि आपके विश्लेषण होती है, जो कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली है कि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी होती है। तो निम्न कक्षाओं यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए, तो छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि आपकी विशिष्ट होती है, जो कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। अगला विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है, तो विशिष्ट से समान, तो विशिष्ट है फिर समान की ओर जाना, तो ये भी आपके आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कि लीलावती की रचना किसने की थी, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीलावती की रचना और कोई नहीं, आपके भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। ठीक है, इसके बाद है गणित शास्त्र संग्रह किसने लिखी है, तो गणित शास्त्र संग्रह सभी लोग जानते हैं महावीराचार्य जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को नोट करते जाना है। और अगला है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो गणित दिवस सभी लोग जान लीजिए 22 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। जी हाँ, गणित दिवस जो आपके 22 दिसंबर को श्रीनिवास जो रामानुजन है उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। हमारे देश के जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी हैं, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत सरकार द्वारा गणितज्ञ एस रामानुजन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर भी मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 26 फरवरी 2012 को यह घोषणा की गई थी कि 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वो किसके, श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के दिन की बात कर रहे हैं। सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे प्रश्न की, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होना चाहिए, तो त्रिभुज की रचना के लिए कंपास भी होना जरूरी है, पैमाना भी, पेंसिल भी, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है गणित विज्ञान की रानी है किसने कहा है, तो गणित विज्ञान की रानी है और कोई नहीं, आपके गास ने कहा है। गास ने क्या कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है। देखिए कभी कभी गास को जो है गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो गास को कहा जाता है, क्योंकि गणित और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र में योगदान है और उनका योगदान इतिहास का सबसे प्रभावशाली योगदान है। इसलिए उन्हें विज्ञान की रानी, गणित को विज्ञान की रानी किसे कहा गया, गॉस को कहा गया। अगला कि गणित की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती, सभी लोग जानते हैं वह हमारी अंक गणित है दोस्तों। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि समकष्ट भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। मान लीजिए समकष्ट भुज है, उसमें विकर्णों की संख्या पूछी गई, कितनी विकर्ण होंगे, तो उसमें सभी लोग जानते हैं 9 विकर्ण होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोटा मत समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा। गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना, कोई रानी कहता है, कोई नौकर कहता है, ये सभी अपनी अपनी स्टेटमेंट है। ठीक है, अपने अपने विचार हैं, वक्तव्य हैं। तो गणित को विज्ञान का नौकर किसने कहा है, बेल ने कहा है। ठीक है दोस्तों, गैलीलियो के अनुसार गणित की परिभाषा, गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड को लिख दिया है। लाक के अनुसार क्या परिभाषा है गणित की, कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। और बेल का क्या कथन है कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। अगला प्रश्न लिखिएगा, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, किसने कहा है, तो गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, ये किसने कहा है, गैलीलियो ने कहा है। नोट करते जाइएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, तो हागवेन। जी हाँ दोस्तों, हागवेन के अकॉर्डिंग जो है गणित सभ्यता का दर्पण है, हागवेन, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 के अनुसार क्या होना चाहिए। देखिए विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीय विकास करना। क्या होना चाहिए, बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीय विकास करना।
प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो प्राथमिक कक्षा यानी प्राइमरी लेवल में गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त जो विधि होती है वह खेल और मनोरंजन विधि होती है, जो आप सभी लोग जानते हैं। अगला, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? ऐसी विधि बताइए जिसमें छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, और वह कहलाता व्याख्यान विधि। आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा में वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण, इस विधि में जहां शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वहीं विद्यार्थियों में भी श्रोता के गुण होने चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थी को भाषण या व्याख्यान को नोट करते रहना चाहिए एवं यह आवश्यक होता है कि समय समय पर प्रश्न भी पूछना चाहिए। किसको? अध्यापक को। किससे? बच्चों से, या बच्चे भी प्रश्न पूछ सकते हैं अध्यापक से। ऐसा हो, सर ऐसे कैसे हुआ, गुरुजी ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा होता तो कैसा होता, ये सारे प्रश्न आपके माइंड में होने चाहिए, यानी बच्चे के माइंड में होना चाहिए, बालक बालिकाओं के माइंड पर, उनके मस्तिष्क पर होने चाहिए, उनके विचार होने चाहिए। दोस्तों, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? नवीन प्रश्न यानी नया प्रश्न हल करना है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है आगमन विधि, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर विधि। ज्यामिति की समस्या को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? मान लीजिए कोई भी ज्यामिति है और उसको हल करना है, उसके लिए सर्वोत्तम विधि होगी विश्लेषण। ध्यान रखिएगा, विश्लेषण विधि याद रखिएगा। गणित में 4 विधियां याद रखिएगा। एक होता है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। इनको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो गणित शिक्षण में खेल विधि का सबसे उपयोग करने वाले हेनरी काल्डवेल कुक, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह किसने कहा है? तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसने कहा है? लॉक ने कहा है। इस प्रश्न को लॉक कर लीजिएगा। और 50वां प्रश्न है कि गणित एक भाषा है, तो गणित एक कैसी भाषा होती है? तो गणित एक हमारी दोस्तों सार्वभौमिक भाषा होती है। क्या होती है? सार्वभौमिक भाषा, नोट कर लीजिए। गणित हमारी किस प्रकार की भाषा होती है? सार्वभौमिक। तो ये रहे दोस्तों 50 प्रश्न, जो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझा आपने, ठीक है। और इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न को आप लोगों को समझना है, फीडबैक करना है। बाकी सारी क्लासेज आने वाली हैं, सारे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, जितना ज़्यादा हो सके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, प्रीवियस पेपर को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस पेपर को अटेंड कीजिए। देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सके, पुराने पेपर को हल करने की कोशिश कीजिए, टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो मैं विजय सवाल मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।